तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 61। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आयरन इम्प्लीमेंट्स कॉमनली यूज्ड बाय द मेगालिथिक बिल्डर्स ऑफ साउथ इंडिया वर। मतलब जो मेगालिथिक बिल्डर्स थे, मेगालिथिक पीरियड में जो हम लोग मेगालिथ्स देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जिनका रहता है, वो उन जो साउथ इंडिया के मेगालिथिक बिल्डर्स थे, उन्होंने किस तरह के आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए थे उसको बनाने के लिए, लोहे के कौन से औजार यूज़ किए थे मेगालिथिक बिल्डर्स ऑफ साउथ इंडिया। ओके, सो इसमें ऑप्शन है सिकल, ट्राइपॉड, रेजर और सीजल। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो है ए, बी और डी। ठीक है, रेज़र जो है, ऐसी कोई चीज़ मेगालिथिक बिल्डर्स ने नहीं यूज़ की थी बनाने के लिए, मेगालिथ बनाने के लिए, या फिर किसी और तरीके के आयरन इम्प्लीमेंट से रिलेटेड वर्क में। सो इन्होंने केवल 3 चीज़ जो मेन चीज़ें यूज़ की थी वो थी सिकल्स थी, ट्राइपॉड्स थे और चीजल्स थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है नियोलिथिक सेटलमेंट वर विटनेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। मतलब इनमें से किस साइट पर नियोलिथिक सेटलमेंट देखने को मिला था। ओके, फर्स्ट इज अबू हुरेरिया, जेरिको, जारमो एंड केबारा। ठीक है, देखिए मैं पहले भी जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत से क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही निकल जाएंगे। और ये इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो 2 साइट तो हमारे एकदम सिलेबस से ही उठा के आई हैं। जेरिको, देखिए हमारे सिलेबस में जेरिको, जारमो, केटल हायुक और सनीडार, ये 4 साइट लिखी हुई हैं और उसमें लिखा हुआ है नियोलिथिक साइट्स ऑफ नियर ईस्ट। मतलब नियर ईस्ट जो है एशिया का, उधर साइड की जो साइट्स हैं। सो ये जेरिको, जारमो, ये तो आपकी हो गई यहीं से 2। अब आप अगर ऑप्शन में अगर आप देखें तो 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी और सी एक साथ है, इसमें बी और सी एक साथ है और इसमें बी और सी एक साथ है। मतलब इधर ऑप्शन नंबर 1 सही है या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। और अगर आपने निएंडरथल के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो केबारा साइट है, ये जो केबारा है, यहाँ से केबारा जो है, यहाँ से निएंडरथल की पोस्ट क्रेनियन स्केलेटन मिला था। ओके, जिसका नाम इन्होंने दिया था, इस स्केलेटन का नाम ही इन्होंने दिया था, जैसे लूसी नाम दे दिया, वैसे इसका नाम मॉसे दिया था। और यहाँ से इन्होंने पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन में इन लोग को वर्टिबल कॉलम्स मिले थे, आई थिंक रिब्स मिली थी, और एक और चीज़ कोई मिली थी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ पेल्विस मिला था, पेल्विस गर्डन। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इनको यहाँ से मिली थी। तो केबारा हो गई किससे रिलेटेड, निएंडरथल से रिलेटेड। ओके, अब तो करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड बी एंड सी। ठीक, ऑप्शन ए, बी, सी। अब थोड़ा सा अबू हुरेरा के बारे में भी आपको बता देती हूँ मैं कि ये जो ये जो अबू हुरेरा की साइट है, ये साइट एक ट्रांजिशन फेज की तरह मानी जाती है कि जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे सोसाइटी फॉरेजिंग से एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, अब एक चीज़ और जानना जो ज़रूरी है वो ये है कि ये साइट्स वर्ल्ड के किस किस पार्ट में हैं, बिकॉज अभी शायद मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था, वहाँ पे इस बार पूछा था कि कौन सी साइट एशिया में है या फिर समथिंग यूरोप में है कि या फिर साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी साइट कहाँ से बिलोंग करती है, क्योंकि क्या पता अगली बार ये चीज़ पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। सो अबू हुरैरा जो है ये सीरिया में है, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ सीरिया में है ये। और जेरिको जारमो ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है। तो जेरिको जो है, अभी देखिए इजराइल और पैलेस्टीन में झगड़े चल रहे हैं, तो ये पैलेस्टीन की साइट है, ये पैलेस्टीनियन साइट है। उसके बाद फिर जारमो जो है, देखिए यहाँ पे जितने भी आपको अभी जितनी भी साइट मिलेंगी, ये इन सारी कंट्रीज़ के बीच में इस समय कुछ सही हालात नहीं चल रहे हैं। इराक है,
ठीक है। जारमो जो है वो इराक है और केबारा जो है ये इज़राइल है, ठीक है। सो केबारा जो है ये इज़राइल है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये सब आसपास की ही कंट्रीज़ हैं और इन सब के बीच में आपस में इस समय बहुत टेंशन चल रहे हैं। जियो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक। तो या अभी हुरैरा सीरिया की हो गई, उसके बाद फिर जेरिको पैलेस्टीन की हो गई, जारमो जो है वो इराक की हो गई और केबारा जो है वो इज़राइल की है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लें, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 63 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कारपेंट्री टूल्स, मतलब इसमें से कौन सी टूल्स हैं जो कारपेंट्री में जिनका काम ज़रूरत पड़ती है जिनकी, ठीक है। आई सो देखिए यहाँ पर जो कारपेंट्री टूल्स की बात हो रही है, मतलब ऐसे टूल्स जिनका किस में यूज़ किया जाए, वुड, जब वुड का काम हो रहा हो, वुड वर्किंग हो रही हो, सब जब लकड़ी के कोई चीज़ बनाई जा रही हो, वहाँ पर कौन से टूल्स जो होते हैं उनको कारपेंट्री टूल्स कहा जाता है। सो कारपेंट्री टूल्स यहाँ पर जो हैं वो फिलहाल एडजी और वेज हैं, यही दो कारपेंट्री टूल हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन बी और सी है। इसके अलावा जो कारपेंट्री टूल्स आपको पता होनी चाहिए वो जैसे नेल पुलर, ओके। उसके अलावा आपको क्लैम्प पता होना चाहिए, उसके अलावा स्पोक सैफ और इम्पॉर्टेंट जो हो सकती हैं आपके लिए अगर पूछा जा सकता है, जिसको क्लैम्प कई तरीके के होते हैं, टी बार क्लैम्प होता है, जी क्लैम्प होता है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्रिल जो है, ड्रिल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, कारपेंट्री टूल्स हैं जिनका कारपेंट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 या चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है द 3 मेजर मेथड ऑफ पॉट मेकिंग के 3 मेजर मेथड्स क्या हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे पुराने ज़माने के लोग पॉट बनाते थे और जो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर यही देखते हैं पॉटर्स व्हील्स की व्हील पर ही हमने देखा है, लेकिन इसके कई मेथड होते हैं। सो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से 3 मेजर मेथड है, ठीक है। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया कि पॉटर्स व्हील पे तो बनता है, तो अब डी ऑप्शन देखिए, इन लोगों ने वैसे क्वेश्चन भी बना रखा है, तो ये तो हो गया कट। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हमारा करेक्ट ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से एक पता होगा तो आई थिंक क्वेश्चन आपका निकल जाना चाहिए। सो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, पहला तो है क्वाइल और दूसरा है मोल्ड। ये क्वाइल, मोल्ड और पॉटर्स व्हील तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ACD, ओके। बट इसके अलावा भी जो पॉट मेकिंग मेथड है वो भी अगर आपको कभी ऑप्शन में दे दिया जाए तो वो है, एक है पिंच पॉटरी इसको बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज स्लैब बिल्डिंग, ठीक है, स्लैब बिल्डिंग। सो अगर ये भी अगर ऑप्शन में कभी डाल दिया जाता है तो आप ये भी 2 नोट कर लें कि ये मेजर 5 तरीके हैं पॉट मेकिंग के, जिसमें से सबसे फेमस यही है, हम लोग यही देखते हैं ना। इसको बनाने के लिए एक व्हील होती है और जो बनाता है पॉटर उसका हैंड, वो अपने हैंड से उसकी शेप देता है और एक थ्रेड होता है जिससे उसको काट के अलग कर देते हैं जब प्रॉपर शेप मिल जाता है, ठीक। सो मेन हो गया क्वाइल, मोल्ड, पॉटर्स व्हील, पिंच पॉटरी और स्लैब बिल्डिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट लिविंग आर्कियोलॉजी। इसमें से कौन से आर्कियोलॉजी के पार्ट मिलकर लिविंग आर्कियोलॉजी बनाते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लिविंग आर्कियोलॉजी में एग्जैक्टली हम क्या किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए लिविंग आर्कियोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है। लिविंग आर्कियोलॉजी मतलब यहाँ इसका पहले लिविंग का अगर आप मतलब समझ लेंगे, ऐसी आर्कियोलॉजी जिसमें हम पास्ट, पहले बात तो आर्कियोलॉजी में हमें पता है कि हम पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम पास्ट को कहीं ना कहीं फिर से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लिव मतलब जीने की कोशिश कर रहे हैं, सो वही चीज़ लिविंग आर्कियोलॉजी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे कह रहा है कि कौन सी यहाँ पर आपको 2 ऐसे
आपको ब्रांचेस इसकी सेलेक्ट करनी है जो लिविंग आर्कियोलॉजी के अंदर आएंगी। सो उस केस में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ एथनो आर्कियोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। बिकॉज एथनो मतलब क्या होता है कि हम जब कहीं पर भी किसी की कल्चर के बारे में पढ़ें, आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ें ना, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एथनो आर्कियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम एथनो आर्कियोलॉजी में जो सेटलमेंट बचे हुए हैं, जो लोग अभी कुछ प्री हिस्टोरिक के एरा के हैं, उनकी या तो उनकी स्टडी करते हैं, या फिर उनके थ्रू उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके थ्रू हम कहीं ना कहीं पास्ट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में मान लीजिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो टूल्स हैं जो पास्ट में ह्यूमंस यूज़ किए हैं, जो हमारे उन टूल्स को हम फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और उस रिक्रिएशन में हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि अच्छा उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसको कैसे उन्होंने यूज़ किया होगा, वो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने कैसे यूज़ किया होगा, ठीक है, कैसे उसको बनाया होगा। तो उस पूरी प्रोसेस को हम खुद करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, खुद समझते हैं, उसको यूज़ करने का सोचते हैं कि अच्छा हाँ इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को किया होगा, ऐसे बनाया होगा, ठीक है। सो वो चीज़ एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब कल्चर स्पेसिफिक पे आ जाते हैं कि हम पास्ट के कल्चर को फिर से रिलिव करने की कोशिश करें, जीने की, जो अभी हमारे पास उसके रिमेन्स बचे उस बेसिस पे, तो वो एथनो आर्कियोलॉजी में आ जाता है। तो लिविंग आर्कियोलॉजी में यही दोनों आएंगे, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर से पास्ट को जीने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब बचे दो हमारे पास जो है, दैट इज़ सेटलमेंट आर्कियोलॉजी और कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। इनके बारे में भी जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए और बी है, इनके बारे में जान लेते हैं। सेटलमेंट आर्कियोलॉजी क्या है? सेटलमेंट आर्कियोलॉजी में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कैसे, मतलब क्या इन्वायरमेंट और सेटलमेंट में बेसिकली रिलेशन क्या रहा होगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या रहा होगा कि कोई पर्टिकुलर ह्यूमन का जो ग्रुप था वो वहाँ पर सेटल हुआ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई जगह है, सो यहाँ पर अगर ह्यूमन सेटल हो रहा है, यहाँ लोग रह रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, सो यहाँ का मतलब है कि कुछ इन्वायरमेंट वैसा होगा, ठीक है, कुछ कि रहने लायक इन्वायरमेंट होगा कि हाँ लोग यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। सो वो सेटलमेंट का क्या रिलेशनशिप है, कैसे लोग किस जगह पे, पुराने लोग जो अलग अलग जगह पे, देखिए हमको टूल्स मिलते हैं, हमें उनके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, स्केलेटन्स मिलते हैं, तो हम उसके इन्वायरमेंट से उस सेटलमेंट के बीच में रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट था जो वहाँ पे लोग सेटल हुए। ओके, सो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी ये हो गई। उसके बाद कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, हम लोग ज़्यादातर माइंड से लगाते हैं इसका, एक नॉर्मल वे में अगर समझें तो कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पुराने जो हमारे जो लोग थे उनके माइंड को स्टडी करना चाहते हैं, उनके माइंड को, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या था, वो कैसे सोचते थे, थॉट मेकिंग क्या थी, तो वो चीज़ हम लोग कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक। सो लिविंग आर्कियोलॉजी में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। 66, ओके, क्वेश्चन नंबर 66। मैंने इसको पहले ही ये क्वेश्चन मतलब बता चुकी हूँ जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। सो उस वीडियो में मैं सारे कमीशंस के भी बारे में बता चुकी हूँ, यूएन देबर्ट, एनसी सक्सेना, वर्जीनियस खाका, बीएन लूकर, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बट लेकिन मैं एक बार यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, अब ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास यूएन देबर, एनसी सक्सेना, वर्जीनियस, इनको खाका पढ़ते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इनको वर्जीनियस खाका ये प्रोनाउंशिएट किया जाता है इनका नाम, ठीक है। सो और बीएन लूकर है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चलिए आपको मैच करके बता देती हूँ कि कौन किससे, किन्होंने क्या, बेसिकली कौन सी कमेटी से कौन बिलोंग करता है। सो यूएन देबर जो हैं इन्होंने शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन दिया था, एक का 4 हो जाएगा। एनसी सक्सेना के बारे में बता सकती हूँ कि एनसी सक्सेना जो थे इन्होंने नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2010, ये आपको बहुत बहुत आसानी से नेट पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि
सो ये आप नोट कर लीजिए कि नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2010 एनसी सक्सेना है। उसके बाद वर्जीनियस काका ने एक जिसको कहते हैं कि होलिस्टिक स्टडी की थी ट्राइब्स की। सो वर्जीनियस काका कमेटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल हेल्थ स्टेटस सब कुछ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। और BN लूकर जो थे इन्होंने क्या किया था, कमेटी ऑन रिवीजन लिस्ट ऑफ कि किनको SC और ST की लिस्ट में रखा जाए, कौन डेवलप हो गए हैं नहीं, किनको अभी ज़रूरत है इस लिस्ट में होने की। सो ये चीज़ इन्होंने दी थी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वो A का 4 होने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। A का 4 या फिर B का 3rd भी अगर आपको पता था तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, अगर आपको एक भी पता होता तो, एक्सेप्ट D 2 में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से ये क्वेश्चन है। प्रेस्टीजियस इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन और साइलेंट ट्रेड यहाँ पर दिया गया है और उसको उसके कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि हम किसके साथ कौन सा मैच कराएंगे। ओके, जो चलिए समझते हैं। सो यहाँ पर जो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ना, जो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मैं उसके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन, बिकॉज बहुत ट्रेंडी है ये, हाँ हमारी जनरेशन में तो खासकर बहुत ट्रेंडी है। और कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन एग्जैक्टली होता क्या है मैं ये भी आपको बताती हूँ। देखिए, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन ये कॉन्सेप्ट दिया था वेबलिन ने। अगर कोई सोशियोलॉजी पढ़ा हो तो उसको उन्होंने पढ़ा भी होगा, वेबलिन को हम लोग पढ़ते हैं। सो वहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन का ये कॉन्सेप्ट देते हैं और इसमें वेबलिन बताते हैं कि कैसे कोई अपने वेल्थ का सोशल प्रेस्टीज के लिए जब हम शो ऑफ करते हैं सो उसको कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन कहते हैं। आज अगर आप ये टर्मिनोलॉजी जान जाएंगे तो आप अपने डेली लाइफ में भी ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आजकल लोग मिरर सेल्फी लेते हैं, मिरर सेल्फी लेते हो, खासकर जब उनका फ़ोन क्या हो, आईफोन हो। अगर आईफोन है तो मिरर सेल्फी लेनी है और फिर उसको स्टेटस पे लगाना है। ठीक है, ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन है। मतलब जब आप अपने वेल्थ का शो ऑफ करें सोशल प्रेस्टीज के लिए, दिखावे के लिए ना। आजकल बहुत आम हो गया है, कुछ भी लिया, कुछ भी खाया, लोग खाने का भी स्टेटस लगा देते हैं कि हम यहाँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। ठीक है, सो वो चीज़ क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन। अपने दिमाग में सबसे अच्छा ये आईफोन वाला डाल लीजिए कि लोग आजकल देखिए सेल्फी लेते हैं कि अच्छा हमारे पास तो एप्पल का फ़ोन है भाई, हम तो इतना महंगा फ़ोन लेके चलते हैं। सो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन। अगर अब आपको ये पता लग गया है तो इसका करेक्ट अब आप जानेंगे होंगे तो C का फर्स्ट हो जाएगा, अ सोई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ फॉर सोशल प्रेस्टीज। जब हम सोशल प्रेस्टीज के लिए अपने वेल्थ का डिस्प्ले करते हैं सो वो हो जाता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन, जिसका ये जो कॉन्सेप्ट था इसको दिया था वेबलिन ने। तो C का फर्स्ट हो गया है। अच्छा, C का फर्स्ट 2 में है, अब फर्स्ट में भी है और 3rd में भी है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रेस्टीज इकोनॉमी। प्रेस्टीज इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या होती है? देखिए, प्रेस्टीज इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या होती है कि जब हम अपनी क्रिएशन ऑफ सरप्लस का, मतलब अपने पास काफ़ी चीज़ें, अपने पास काफ़ी वेल्थ इकट्ठा कर लेते हैं, सरप्लस इकट्ठा कर लेते हैं फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग वेल्थ एंड गिविंग इट एरे टू रेज वन स्टेटस। ठीक है, जब हम काफ़ी सरप्लस इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन और प्रेस्टीज इकोनॉमी में आप कंफ्यूज मत हुइए। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन में क्या है, हमारे पास एक ही 2 चीज़ें लेकिन हम उसका दिखावा करे जा रहे हैं। मतलब हमने एक, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत वेल्थ, हमने बहुत पैसे बैंक में कर रखे, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास एक आईफोन भी आ गया ना तो आप उसका दिखावा करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सरप्लस है। ठीक है, आपके पास काफ़ी पैसे आपने रख रखे हैं और फिर आप अपने वेल्थ का डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि अपना सोशल स्टेटस आप अपना दिखा सके। ठीक, सो यहाँ पर हो जाएगा, 1 सेकेंड यार, ये सब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कॉपी पर लेके बैठूँ, ये पेपर प्रिंट आउट निकाल के ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखने से। सो प्रेस्टीज इकोनॉमी हो जाएगा A का 2nd, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन C का फर्स्ट। उसके बाद देखिए इनफॉर्मल इकोनॉमी। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल टर्म ऐसा है कि अगर आप इसकी नॉर्मल मीनिंग जानते होंगे तो कहीं भी ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता फॉर्मल होता है ज़्यादातर, ऑफिस में फॉर्मल रिश्ते। लेकिन इनफॉर्मल रिश्ते मतलब क्या कि जिसमें ज़्यादा
यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी से ये मतलब समझते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, आपस में ही जो लोग आपस में जैसे अपना ट्रेड कर रहे हैं इनके बीच में, ठीक। सो यहाँ पर अगर आप इनफॉर्मल फॉर्मल का एक नॉर्मल मीनिंग भी समझते हैं, सो ये आप इसको मैच कर लेंगे आसानी से कि अ नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सर्कुलेटिंग मार्केटेबल कमोडिटीज, लेबर एंड सर्विसेज दैट फ्रॉम वेरियस रीजन एस्केप फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल से, जो कहीं ना कहीं बाहर है, ठीक है। इनफॉर्मली आप जब कोई चीज़ हो सकता है गवर्नमेंट से आप छिप कर भी कर रहे हो, बहुत लोग वैसी चीज़ें जो बैन होती हैं उसको स्मगल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके बीच में इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, ठीक। तो वो जो गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर है या फिर गवर्नमेंट का आपस में, मैं आपको कुछ दे रही, फॉर एग्जांपल मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, आप मुझको कुछ दे रहे हो, या फिर आप हमारे आपके बीच में मान लीजिए एक इकोनॉमिक वो ऐसा लेन देन हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगा, ठीक। उसके साइलेंट ट्रेड बचता है, तो साइलेंट ट्रेड का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, दैट इज मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन म्यूचुअली डिस्ट्रस्टिंग एथनिक ग्रुप सो एज टू अवॉइड डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट पर्सनल आपका वो कॉन्टैक्ट नहीं हो, साइलेंट है। देखिए ट्रेड साइलेंट है, बस क्या हो रहा है, एक गुड का एक्सचेंज हो रहा है म्यूचुअली डिस्ट्रस्टिंग एथनिक ग्रुप के बीच में आपस में, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है आप, ठीक है। उसमें कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, बस हाँ वो सामान का लेन देन हो रहा है, ठीक है। सो इसका नाम ही साइलेंट ट्रेड है, आप नाम से समझ सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको सब नोट कर लें। वैसे समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता इसको नोट करने की ज़रूरत भी है, ठीक। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 भी, ये वो बच्चे जो मेरा शॉर्ट्स देखे होंगे, क्वेश्चन तुरंत आई होप तुरंत ही निकाल लेंगे एक, हाँ ये क्वेश्चन उनका तुरंत सॉल्व हो जाएगा केवल एक बुक से। अगर उनको सारी बुक नहीं पता है, वो अगर मेरा एक शॉर्ट्स देख रखा है, सो ये बुक उनकी सॉल्व हो जाएगी। और ये मैंने शॉर्ट्स डालते वक्त भी इसीलिए मैंने इस पर शॉर्ट्स ही बनाया था कि ये बार बार बुक्स पूछी जाती है, कन्फ्यूजिंग है और आप गलत कर देते हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, एस.सी. दुबे इंडियन विलेज। मैंने एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास और मैकिम मैरियट, इन तीनों की एक जैसी बुक, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, इंडियाज़ विलेज, ये मैंने तीनों बुक शॉर्ट्स में डाली है सो दैट कि आप लोग इसको समझ लें, क्योंकि ये हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तरीके से पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी को ये एक भी बुक पता थी ना कि एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज इनकी है, सो आप अभी देखिए ए का क्या है, ए का सेकंड है, ठीक है। ए का सेकंड केवल किस में है, 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा, अब आपको ऑप्शन सही से दिख रहे होंगे। ए का सेकंड केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, अगर आप देखो तो। आपको अगर और बुक नहीं भी पता थी ना, तो आप इसी एक सिंगल बुक से आपका सॉल्व हो जाता। सो इंडियन विलेज जो है वो एस.सी. दुबे की है, इंडियाज़ विलेज जो है वो एम.एन. श्रीनिवास की है, और विलेज इंडिया जो है मैकिम मैरियट की है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, आप ये बुक जरूर देख लीजिए। सो यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, डी.एन. मजूमदार की है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। उसके बाद सी का फर्स्ट है बी.के. राय और एल.पी. विद्यार्थी, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, एंड एम.एन. श्रीनिवास का है नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास, एल.पी. विद्यार्थी, इन लोग की बुक तो ज़रूर से ज़रूर सारी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं ये लोग। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर भी मैच करना है इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उनका जो वर्क है स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर। सो चलिए आइए देखते हैं। एल.एच. मॉर्गन, इवांस प्रिचार्ड, जूलियन स्टीवर्ट और पेरियर बुर्दो, ठीक है। सो यहाँ पर भी आई थिंक मैंने ये चीज़ बताई है, हाँ एक तो मैंने बताई ही है और जो नहीं बताई वो मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बताई है वो हम लोग मैच कर लेते हैं। सो हमने बताया है किसके बारे में, इवांस प्रिचार्ड ने नूअर पे काम किया, नूअर, अजेंडे, ठीक है, इन सब पे ट्राइब पे काम किया है इवांस प्रिचार्ड ने। ओके, अब उसके बाद होता है एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन जो हैं इन्होंने सेनेका नेशन पे काम किया और ये खुद सेनेका ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है, एल.एच. मॉर्गन, ठीक।
देन सो ए का थर्ड हो गया एंड बी का फोर्थ हो गया, ए का थर्ड बी का फोर्थ, और किस में है, 1 सेकेंड, ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। ठीक, और देखिए सी का सेकंड जूलियन स्टीवर्ट जो है उन्होंने शोशन पीपल पे काम किया है और पेरियर बुर्दो ने एल्जीरियंस पे काम किया है। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और देखिए अगर कन्फ्यूज़न हो तो हमेशा समझ लीजिए स्टीवर्ट एस से है, शोशन एस से है, तो स्टीवर्ट का एस से एस में जाना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता लिया एल.एच. मॉर्गन खुद सेनेका ट्राइब से बिलोंग करते थे आई थिंक, तो इनका ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, हमें टाइम बचाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 70 या क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हैं हम लोग। 1 सेकेंड, या क्वेश्चन नंबर 70। ओके, यहाँ पर हमें मैच करना है एक्सकेवेटर हैं और उन्होंने किन ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अलग अलग 1 सेकेंड। सो आइए अब इसको मैच करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रोपिथेकस रेमिडस से फर्स्ट, सो ऑस्ट्रोपिथेकस रेमिडस जो है इसको डिस्कवर किया था वाइट, इनका पूरा नाम है टिम वाइट। ठीक है, अमेरिकन प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं। सो इन्होंने ऑर्थोपिथेकस रेमिडस को डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर अफ्रीकानस वेरी फेमस, इसको आप आसानी से कर लिए होंगे, रेमंड डर्ट। देन आते हैं किस पे, सेनुट एंड ऑल। सो ये सेनुट और इनके साथ मार्टिन पिकफोर्ड, ठीक है, इन लोगों ने मिलके ये कहा गया ट्यूनेजेनेंसिस की इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ओरोनिन ट्यूनेजेनेंसिस की, और ब्रूनेट एंड ऑल ने इन लोग ने मिलकर सेलेंट्रोपस को डिस्कवर किया था। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, ए का फोर्थ, या ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग से पूछ रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन वेरिएशन। जब हम ह्यूमन वेरिएशन की बात करते हैं सो जो अलग अलग मेथड आए हैं उनको स्टडी करने के लिए उसको हमें करेक्ट सीक्वेंस पे लगाना है। तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड है, एंथ्रोपोमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डर्मेटोग्राफिक्स है, सेरोलॉजी है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला कि आपको ईयर पता हो कि किस ईयर में कौन सा मेथड आया है, लेकिन दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा अपना बेसिक दिमाग लगाएं और ये क्वेश्चन आप निकाल ले जाओ, 2 नंबर अपने ऐड कर लें। वो कैसे, देखिए जब हम लोग रेशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको हमारी हाइट पे, वेट पर, कलर पर, हमारे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे हमें उस पर डिवाइड किया गया था। और एंथ्रोपोमेट्री क्या है, यही तो है फिजिकल में। तो सबसे पहले क्या आया होगा, एंथ्रोपोमेट्री आया होगा। और सबसे लास्ट की सबसे एडवांस स्टेज क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी है, अभी हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम अभी बायोटेक्नोलॉजी में इन सब चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबसे एडवांस ये हो गया। मतलब ए सबसे पहले आना चाहिए और बी सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन में देखते हैं ए किस में सबसे पहले आया और बी किस में सबसे लास्ट में आया है। सो देखिए ए सबसे पहले आया सेकंड में और बी सबसे लास्ट में आया ही, तो हमारा ऑप्शन तो हमें करेक्ट मिल गया। ठीक, लेकिन अगर ईयर वाइज देखें तो जो एंथ्रोपोमेट्री था वो लगभग आया था 19th सेंचुरी में, इन द ईयर 1850s के टाइम। उसके डर्मेटोग्राफिक्स डेवलप्ड हुआ इन द ईयर 1893 तक। जब इसी बीच देखिए फ्रांसिस गार्टनर ने फिंगरप्रिंट करके बुक भी लिखी थी। ठीक, और उसके बाद फिर सेरोलॉजी आता है, ब्लड के बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे भी हम लोगों को क्लासिफाई किया गया है। और फाइनली फिर सबसे डेवलप किया है अभी रिसेंट में इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, आई थिंक 81 है, या आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी इन सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जब आप सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 2 स्केलेटन मिल रहा है और आपको कहा जा रहा है कि इन स्केलेटन का आपको सेक्स डिटरमाइन करना है कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये आपको डिटरमाइन करना है। सो इस केस में आप
कि कैसे कैसे आपको बोन दी जाती रहेगी और आप कैसे कैसे एक्यूरेट होते रहेंगे। ठीक, सबसे पहले स्कल है, लॉन्ग बोन है, पेल्विस है, इंटायर स्केलेटन। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो इंक्रीजिंग एक्यूरेसी कब होगी, जब सब आपको इंटायर स्केलेटन ही दे दिया जाएगा, तब तो आप सब आसानी से। और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो डी तो 3 में दे रखा है, देखिए ये भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। उसके पहले क्या आना चाहिए, मैंने जब पेल्विस के बारे में कल आपको मेल और फीमेल पेल्विस के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि पेल्विस अगर आपको मिल जाए मेल और फीमेल का, तो आसानी से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये स्केलेटन मेल का है कि फीमेल का, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है और आसानी से पेल्विस से समझ में आता है। सो पेल्विस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आपको स्कल दे दिया जाए तो आपकी एक्यूरेसी आप स्कल के बेसिस पे बता सकते हैं मेल का स्कल है फीमेल का, और लॉन्ग बोन्स। तो मतलब डी के पहले क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए ना। तो डी के पहले सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे भी नहीं आता था तो आप ऐसे निकाल सकते थे, लॉन्ग बोन, अगर आपको स्कल में कन्फ्यूजन थी। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। मतलब सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग बोन दिया जाएगा तो आप थोड़ा एक्यूरेट होंगे, फिर स्कल दिया जाएगा तो, और पेल्विस दिया जाएगा तो एकदम एक्यूरेसी आ जाएगी, और इंटायर स्केलेटन दे देंगे तो क्या बात ही हुई। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ओके, 82 पे आ गए हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी के बेसिस पे इन फॉसिल्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। होमो इरेक्टस है, सिवापिथेकस है, सिनेंथ्रोपस पेकेनेंसिस है, और यहाँ पर है हमारे पास होमो हेडलबर्जेंसिस। ओके, सो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको पता ही होगा, सबसे पहले कौन आएगा, होमो इरेक्टस आएंगे। क्रोनोलॉजी के बेसिस पर अगर हमें कह रहे हैं, यूजीन डुबोइस ने 1893 में किया था। ठीक, उसके बाद फिर होमो हेडलबर्जेंसिस आएगा। इसको लगभग इन द ईयर 1907 में डिस्कवर किया गया था। वेन सिनेंथ्रोपस पेकेनेंसिस, ये जिसको होमो इरेक्टस पेकेनेंसिस भी बोलते हैं हम लोग, ये डिस्कवर किया था इन द ईयर 1929 में। और फिर सिवापिथेकस इन द ईयर 1975। वैसे देखिए, सिवापिथेकस और जो रामापिथेकस है, ठीक है, ये दोनों फॉसिल कई बार सेम माने जाते हैं। मतलब फाइनली तो इनको सेम ही माना गया था शुरू में डिस्कवर, क्योंकि सिवापिथेकस और रामापिथेकस में बस थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है। जो भी स्केलेटन के पार्ट मिले उसमें साइज़ का डिफरेंस है, और ये माना जाता है कि दोनों सेम ही ग्रुप के मेल और फीमेल हैं, ऐसा माना गया है। ठीक, सो इसमें देखिए, जब ये रामापिथेकस की अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो रामापिथेकस का पूरा जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रामापिथेकस डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1932 में। ठीक, शिवालिक हिल्स इंडिया के, ठीक, 1932-34 में। फिर इसी रामापिथेकस को इन द ईयर 1973-74 में टर्की में जब डिस्कवर किया गया, तब इसको सिवापिथेकस एल्पेनी कहा गया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये है इसमें ये जो एक अगर आप कहिए तो एक अलग अलग टाइम पे ये डिस्कवर किया गया है। सो अगर हम इसको अरेंज करने की बात आ रही है यहाँ पर क्रोनोलॉजी में, इसके डिस्कवरी के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी पे हमें लगाना है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद डी आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 सेकेंड, या सो ये क्वेश्चन नंबर 82 था। सबसे पहले ए आ जाएगा 1893, देन डी आ जाएगा, तो ए डी बी सी। बी सी क्यों दे रखा है यार, ये तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ए डी सी भी होना चाहिए था, और कहीं दिया भी नहीं है ए डी सी भी, क्योंकि सिवापिथेकस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रामापिथेकस भी इसको मान लो तो ये हुआ था डिस्कवर इन द ईयर 1932 में। अगर हम रामापिथेकस मान रहे हैं, अगर सिवापिथेकस ही मानेंगे तो 1970 हम 4 या 5 में चले जाएंगे। ठीक, और जो ये सिनेंथ्रोपस पेकेनेंसिस है, मतलब जिनको हम होमो इरेक्टस पेकेनेंसिस बोल रहे हैं, ये तो 1929 में ही आ गया था। तो ये तो सी तो पहले होना चाहिए, बी लास्ट में। तो मुझे तो इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था 82। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइवर्जेंस इन प्राइमेट एवोल्यूशन। मतलब जो प्राइमेट एवोल्यूशन के इन सारे प्राइमेट को हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस पे लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइवर्जेंस इन प्राइमेट एवोल्यूशन। ठीक, इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, ओरेंगुटान
गिब्बन, चिंपांजी और गोरिल्ला। ठीक है, इन चारों को हमें लगाना है। सो चलिए देखते हैं। सो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, गिब्बन। गिब्बन जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेप है। गिब्बन के बाद क्या आता है, ओरंगुटान आता है। ओरंगुटान के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे उसमें गोरिल्ला आता है। फाइनली सबसे डेवलप जो ह्यूमन से सबसे ज़्यादा नियर है, हमारे 99% लगभग हमारा जेनेटिक्स हम शेयर करते हैं एक साथ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से। चिंपांजी सबसे लास्ट में आएगा तो डी सबसे लास्ट में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, सॉरी सी सबसे लास्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, BADC, BADC। ठीक। अरेंज द फॉलोइंग साइट इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें इन सारी साइट्स को वेस्ट टू ईस्ट लगाना। अच्छा, ये तो साइड इंडिया की हैं, लेकिन बाहर की भी जो भी साइट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है जेरिको, ठीक है, जार्मो, ये भी साइट आती हैं नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ, ये भी साइट लगाने को आती हैं। तो आप इनके भी जानते रहिए कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए कुचाई है, गुल्फकर है, कुलडीवा है एंड डेयोजेलिक। तो कुचाई कहाँ की है, झारखंड की है, ये झारखंड की साइट है। देन गुल्फकर जो है ये कहाँ की, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस, जम्मू एंड कश्मीर की। कुलडीवा ये तो पता ही है, ये कहाँ की है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर डियोजेली हार्डिंग, ये कहाँ पे है, असम। यहाँ से नियोलिथिक सेल्ट वगैरह मिले थे ना। तो अब हमें इसको, अब देखिए ये अगर आपको नहीं पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है, इधर जाना है, ठीक है ना। तो अगर आप मैप पे देखिए तो ये ईस्ट में एकदम क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, डी। तो डी सबसे लास्ट में 3 में है। चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद उसके पहले क्या आएगा, झारखंड आएगा ना। झारखंड मतलब कि कुचाई मतलब ए, डी के पहले ए, डी के पहले ए किस में आया, केवल इसमें आया ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके पहले क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। और सबसे नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में है, मतलब सबसे इधर ही समझिए। मैप पे अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको और एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक, सो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए ओके, 1 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 पे हम आ गए हैं। अरेंज द गिवन कल्चर इन ऑर्डर ऑफ देयर टेम्पोरल डेवलपमेंट। ठीक, हमें इन कल्चर को अरेंज करना है इनके टेम्पोरल डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो यहाँ कर देखते हैं हम लोग, तो मद्रासियन है, काथा है, PGW है और निवासियन। PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, सो ये किससे बिलोंग करता है, आयरन एज से। कायथा कल्चर किससे बिलोंग करता है, कैल्कोलिथिक पीरियड का है ये। ठीक है, ये किस पीरियड का है, कैल्कोलिथिक, 1 सेकेंड, कैल्कोलिथिक पीरियड का है। देन मद्रासियन कल्चर किससे बिलोंग करता है, लोअर पैलियोलिथिक से। और निवासिया जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक से। लगभग ये मॉस्टेरियन और लेवोल्यूशन के कंटेम्परेरी माना जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा डी के बाद आ जाएगा बी एंड सी, ADBC, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये सीक्वेंस वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है फाइनली, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर असर्शन दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन ट्रिगर्ड वर्ल्ड वाइड चेंजेस बट डिफरेंट पीपल एंड कल्चर आर नॉट नेसेसरी चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैनी ऑफ द कल्चर स्टडीड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट रीजन in the last century have not changed in spite of powerful outside influence and internal dynamics। ठीक है, सो देखिए एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये होने के लिए दोनों में क्या होना चाहिए, रिलेशन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बिकॉज, और इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन ट्रिगर वर्ल्ड वाइड चेंजेस, मतलब ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है, बट लेकिन डिफरेंट पीपल एंड कल्चर आर नॉट नेसेसरी चेंजिंग इन दैट सेम डायरेक्शन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जितने भी लोग हैं वो सेम ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हों, क्योंकि मैनी ऑफ द कल्चर स्टडीड बाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द लास्ट सेंचुरी, मतलब ज़्यादातर कल्चर जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लास्ट सेंचुरी में पढ़ी हैं, हैव नॉट चेंज, नहीं बदले हैं, इंस्पाइट ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंस एंड इंटरनल डायनेमिक्स होने के बावजूद कल्चर नहीं चेंज हुआ है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है, तो कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है,
अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने ट्रिगर किया है वर्ल्ड वाइड चेंज को, और डिफरेंट पीपुल एंड कल्चर जो है वो नेसेसरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में, लेकिन उनके अंदर चेंज तो आ रहा है, जैसा जरूरी नहीं कोई बहुत पेस से तेज़ी से चेंज हो रहा है, किसी का पेस स्लो है ना, एडाप्ट करने वाली वो है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कि ये कह रहा है कि मैनी कल्चर स्टडीड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द लास्ट सेंचुरी हैव नॉट चेंज, नहीं चेंज हुए पावरफुल इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, तो ये चीज़ गलत है। नहीं, कल्चर चेंज हो रहे हैं, हर कल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का, इन सब चीज़ों का असर हो रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, असर्शन दिया गया मैरिज इज कल्चरली सैंक्शनड यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, बिकॉज अच्छा यहाँ पर हमें वो रीज़न मतलब कि नहीं इस्टेब्लिश करना रिलेशन, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रीज़न, मैरिज इज सोशली सैंक्शनड यूनियन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि मैरिज जो है एक कल्चरली सैंक्शन है और एक सोशली सैंक्शन मतलब सोशियो कल्चरल सैंक्शन यूनियन है बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। बिकॉज हम देखते हैं कि मैरिज में क्या होता है कि कई जगह हर तरह मैरिज हर सोसाइटी में पाया जाता है, और पैटर्न ऑफ मैरिज लेकिन डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट है ना। जैसे अगर हम देखें तो कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है, कहीं पर मोनोगैमी ही प्रैक्टिस होती है, कहीं पर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, तो ये भी है, और बिटवीन टू और मोर पीपल, तो ये भी है कि हाँ दो से ज़्यादा लोग भी उस मैरिज हो रही है आपस में, पॉलीगैमी भी हो रही है, तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, असर्शन कह रहा है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, इस वजह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एक पार्ट, जैसे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर एक पार्ट ऐसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये यहाँ पर ऐसे रहता है। ठीक है, सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑल्सो द मस्कुलर वॉल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है फूड को एक्सपेल करने के लिए। ठीक, सो इसका कोई हमारी बॉडी में यूज़ नहीं है ऐसा कुछ। कई बार क्या होता है जब इसके अंदर कोई फूड के पार्टिकल जाते जाते इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है। सो ये वेस्ट क्या करता है, कई बार ये जो अपेंडिक्स है ये इतना ज़्यादा स्वेल कर जाता है कि ये जो नीचे के पार्ट है, मतलब हमारी यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको पुश करना स्टार्ट कर देता है, और हमें बहुत पेन होता है इस वजह से। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ, हम लोग कहते हैं नहीं कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई है, अपेंडिक्स दिक्कत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करके हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई डाइजेशन में रोल है ही नहीं। ठीक है, और इनफैक्ट अब तो फॉरेन वगैरह में क्या करते हैं कि जैसा बेबी होता है उसका अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, बिकॉज कई बार ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो ये बात एकदम सही है कि अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 89 पे आ गए हम लोग। ये भी असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस आर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स इन ह्यूमन जीनोम बिकॉज रेपिटेटिव सीक्वेंस हैव नो डायरेक्ट रोल इन कोडिंग। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस हैं वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि कई बार ह्यूमन के जीनोम में रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कोडिंग में, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, अब देखिए, सो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन रीजन का, बिकॉज
जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि बार बार जीनोम में आते हैं, ठीक है। और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं उनका कोई डायरेक्ट रोल कोडिंग में नहीं होता है, ठीक है। सो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हम लोग। ओके, यहाँ पर असर्शन दिया गया है सैडल क्वर्ड डिराइव देयर नेम फ्रॉम देयर रिसेम्बलेंस टू द राइडिंग सैडल्स बिकॉज when saddle quern are regularly used for grinding and pounding grains, okay, पाउडरिंग आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे, दे बिकम डीपर और मोर कॉनकेव। अच्छा, जो सैडल क्वर्न होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो अब अब तो जो क्वर्न होती हैं, सैडल क्वर्न होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं। सो अब जो हम सैडल क्वर्न ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, ऐसा होता है सिल जिसको हम बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ऐसा मोटा पत्थर होता है जिसको हमारे यहाँ लोढ़ा, सिल लोढ़ा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। ये भी एक एंथ्रोपोलॉजी का कि किसके यहाँ कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है पता चले। सो उससे ग्राइंडिंग के लिए काम किया जाता है, मसाले वगैरह मम्मा लोग पीसती हैं। और तरह तरह की चीज़ें। लेकिन पहले के जो सैडल क्वर्न होते थे, अगर आप देखेंगे अपने गांव वगैरह जाएंगे कभी, तो ऐसे कई जगह ऐसे होल किया रहता है, और दादी लोग के पास ऐसे स्टिक जैसा होता था, और वो उससे उस पे ऐसे यहाँ पर अनाज रखे जाते थे, और उसको उससे उसको ग्राइंड किया जाता था। और ये तो बड़े स्केल का होता था, और एक छोटा होता था जिसमें अगर आपने देखने का आयुर्वेद का, अगर आप कोई भी एडवर्टाइज देखिए, कुछ देखिए टीवी पर, तो ऐसा एक डीपर ऐसा बाउल टाइप रहता है, और उसपे छोटा सा एक पत्थर रहता है जिससे उसको कोई भी चीज़ ग्राइंड की जाती है। और अगर आपने रामायण देखा हो, बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दे रही हूँ आपको, अगर आपने रामायण देखा हो वो सीन जब इनको लक्ष्मण जी को जब लग जाता है वो बाण लग जाती है, और लक्ष्मण जी को बाण जब लग जाती है, तो जब सुषैण वैद्य को हनुमान जी लेके आते हैं और संजीवनी बूटी वो देते हैं, तो वो उसी सैडल क्वर्न में डाल के फिर उसका पत्तियों का जो रस रहता है वो लक्ष्मण जी को पिलाते हैं। मैंने इतना बता दिया कि आप भूलो ना कभी। तो वही सैडल क्वर्न है। अब आप अगर आपने देखा होगा तो आपके सामने पूरा फिगर उसका आ गया होगा कि एग्जैक्टली वो उसकी पिक्चर आ गई होगी, कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसे है। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। सो सैडल क्वर्न इज समथिंग लाइक दिस, और इसका एक यहाँ पर एक मोटा से रहता था, यहाँ पर अनाज रखे जाते थे और उसको ऐसे ग्राइंड किया जाता था। तो यहाँ कहा जा रहा है सैडल क्वर्न जो डिराइव हुआ है उसका नेम फ्रॉम देयर रिजेम्बलेंस टू राइडिंग सैडल्स, ठीक है। जो राइडिंग सैडल्स हैं उससे कहीं ना कहीं उसकी रिसेम्बलेंस मिलती थी, बिकॉज जो सैडल क्वर्न है वो रेगुलरली यूज़ किया जाता था ग्राइंडिंग और पाउडिंग, ग्रेन को पाउडरिंग करने के लिए। इसी वजह से वो ज़्यादा डीप हो जाते थे और कॉनकेव हो जाते थे, ठीक। सो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये मिस हो गया था मुझसे। ये इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियर एल्विन इन वांटेड पब्लिकेशन। मतलब वेरियर एल्विन की यहाँ पर बुक दी गई है और हमको इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ईयर वाइज। ओके, आइए देख लेते हैं यहाँ ये क्वेश्चन भी। तो पहली बुक है द मूरिया एंड देयर घोटुल। मूरिया एंड देयर घोटुल इनकी बुक आई थी ईयर 1947 में। मूरिया तो ट्राइब है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि घोटुल क्या है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है द मारिया मर्डर एंड सुसाइड। तो ये बुक आई थी इन द ईयर 1950 में। देन फिलॉसफी ऑफ नेफा, ये बुक आई थी इनकी इन द ईयर 1960 में। और लास्ट द बैगा ट्राइब पे इन्होंने काम किया है। ये बुक आई थी ओरिजिनली इन 1939। अच्छा, ये कहीं पर आपको मिलेगा 1986 में बैगा लिखा रहेगा, लेकिन ओरिजिनल बुक आई थी इन द ईयर 1939 में। ओके, द करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले ये आई है, फिर ये आई है, मतलब DABC मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब यहाँ पर इंट्रा और इंटर विलेज के बारे में बात किया था, वहाँ पर मैंने इंट्रा विलेज का ही एग्जाम्पल दोनों में आई थिंक दे दिया है। अगर देखिए, जैसे इंटर विलेज से मेरा ये मतलब है कि जहाँ पर मैं इंटर विलेज की बात कर रही हूँ, वहाँ ये मतलब है कि जब डिस्प्यूट दो अलग अलग गाँव के बीच में हो, ठीक है, दो अलग अलग गाँव के बीच में जब डिस्प्यूट हो रहा है तो ये इंट्रा विलेज है। लेकिन अगर एक ही गाँव के अंदर
कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंट्रा विलेज होगा वो, ठीक है, ये इंट्रा विलेज होगा। अगर गांव के अंदर ही, एक ही गांव के अंदर ही अगर लोग आपस में किसी तरीके का उनके बीच में कोई मतभेद है, सो वहां पर वो इंट्रा विलेज हो जाएगा। लेकिन अगर दो गांव के बीच में ये चीज है तो वो इंटर विलेज हो जाएगा, ठीक। सो ये चीज है। जैसे वहां पर मैंने अलग अलग कास्ट को लेकर एग्जाम्पल दिया है, तो अगर इंटर कास्ट है मतलब, 1 सेकेंड, अगर इंटर कास्ट है मतलब दो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। और अगर इंट्रा कास्ट की बात हो रही है मतलब उसी एक ही कास्ट के अंदर, विद इन ब्राह्मण, विद इन क्षत्रिय, ओके। लेकिन इंटर कास्ट है तो दो अलग।